नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 कवर किया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है मूल अधिकार। तो देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 36 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 36 तक क्या है, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 36, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 21A राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ये 86वां संशोधन 2002 है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 21 से क्या कह रहा है कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा मतलब राज्य विधि द्वारा अवधारित करें। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देना है, ठीक है। अनिवार्य करना है उनके लिए, ठीक है, ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके, ठीक है। ये कौन सा संशोधन है? संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक या मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में नागरिकों के प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्रदान किए गए। देखिए मूल अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों एक ही हैं, ठीक है। और नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, ठीक। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया गया, यहाँ पर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो क्या था, मतलब पहले वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, पर उसे अनुच्छेद 300 क के द्वारा क्या किया गया, उसे एक विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले तो मौलिक अधिकार था, है ना। वो मौलिक अधिकार मतलब ऐसा अधिकार जो जनता के पास होना ही चाहिए, ऐसा अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, है ना। पर अब विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिए, ठीक है। और वर्तमान में नागरिकों के प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। देखिए पहले 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है देखिए 7 मूल अधिकार थे, पर उसके बाद जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन 1900, देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है, मौलिक अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया। ये ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और कौन सा संविधान संशोधन हुआ है वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान की है अगस्त 2017, ठीक है। मतलब ये हुआ है अगस्त 2017 में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो निजता का अधिकार है उसको क्या किया गया, मूल अधिकार के रूप में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान किया। देखिए पहले क्या था, निजता का जो अधिकार था उसे मूल अधिकार के रूप में नहीं रखा गया था, पर बाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो निजता का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है, किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने, और यह हुआ है अगस्त 2017 में, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है निजता का अधिकार मूल अधिकार में शामिल कब किया गया निजता का अधिकार को, तो अगस्त 2017 में तो शामिल किया गया, पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान की है। अब यहाँ पर देखिए जो निजता का अधिकार है वो एक प्रकार से आप बोल लीजिए प्राइवेसी, ठीक है, मतलब हर इंसान को स्वतंत्र तरीके से अपनी निजी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी दखल नहीं दे सकता उनकी निजता या निजी ज़िंदगी पर, ठीक है, ये कहा गया है।
अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है हमारा मूल अधिकार एवं अनुच्छेद। ठीक है, कौन कौन से मूल अधिकार है और कौन कौन से अनुच्छेद के वो अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला समानता का अधिकार, ठीक है, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आते हैं अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो आते हैं अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए यहाँ पर संस्कृति द्वारा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आते हैं अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत। और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो यहाँ पर इन्हें सब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैं मतलब यहाँ पर देखिए जो वीडियो है उसे कम से कम आप 2 बार देखिए, तब आपको अच्छे से चीज़ें ध्यान पे रहेंगी, ठीक है। रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बस आप चीज़ों को समझते चलिए और ध्यान पे रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो आपने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है केंद्र सरकार, ठीक है। उसमें पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो देखिए भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, और वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है, सबको पता ही है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उसकी छानबीन और निर्णय कौन लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय लेता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या सबसे उच्च होता है, ठीक है, और भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे देखिए किसी नेता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वैसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अगला यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर संविधान का उल्लंघन किया जाएगा तब उसके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत मतलब उसके पद से मुक्त किया जा सकता है, मतलब उसे बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है, हमेशा के लिए, है ना। उसके बाद कभी वो राष्ट्रपति के लिए खड़े नहीं हो सकता, ठीक है। तो महाभियोग एक ऐसा नियम है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को पदच्युत या पदमुक्त किया जा सकता है। और वो कब, जब वह संविधान का उल्लंघन करे, ठीक है। आप ऐसे नहीं निकाल सकते राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति जो सबसे भारत का राष्ट्रपति मतलब क्या होता है, भारत का पहला नागरिक होता है, ठीक है। वो संवैधानिक प्रधान होता है, वो सबसे उच्च ऊपर होता है। अब उससे आप महाभियोग चलाकर निकाल सकते हैं अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया हो या कुछ ऐसा कार्य कर दिया हो जिससे वह राष्ट्रपति के पद पर उसे अब ना रख पा रहे हो, तब उसे लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन मिलकर महाभियोग चलाकर उसे पदमुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों सदन इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव में जब महाभियोग चलाया जाता है तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन भाग लेते हैं। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महाभियोग प्रस्ताव है वह संसद के दोनों सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति, शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, वह सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, वह महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, वह पदच्युति, यह कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति क्या करता है कि कार्यपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति है या पदच्युति, किसी को पद से मुक्त करना है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। और उसके पास क्या होती है, शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ भी होती हैं और सैनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, ठीक है। वह तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, कौन, राष्ट्रपति। देखिए जो थल सेना है, जल सेना, वायु सेना है, इन तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही वह काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का ही कार्यपालिका का प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में, है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा कि संसदीय व्यवस्था कौन से संविधान से लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अतः राष्ट्रपति क्या होता है, वह सिर्फ नाम मात्र का ही कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है, नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, वह काम बिल्कुल नहीं करता है। काम कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में ही निहित होती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है कि दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचन में, है ना, और जिसमें संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेता है, देखिए यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, और विधानसभा तथा संघ शासित क्षेत्रों की, मतलब जैसे कि संघ शासित मतलब कौन सा हो गया, है ना, जैसे अपना जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, और जितने भी कुछ 6-7 हैं केंद्र शासित या संघ शासित, उनके सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है, और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। अब देखिए यहाँ तक तो बता दिया कि शामिल कौन कौन होते हैं, और अब यहाँ पर बता रहे कि शामिल कौन कौन नहीं होते। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, और राज्य विधान परिषदों के सदस्य वह शामिल नहीं किए जाते, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस तरह की मत प्रणाली को अपनाया जाता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला यहाँ पर देखिए, विधायी शक्तियाँ, विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इत्यादि। देखिए अब यहाँ पर देखिए विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, विधायी क्षेत्र का प्रशासन। देखिए यहाँ पर विधायी क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है, विधायी शक्तियाँ उसके पास होती हैं, तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन भी संभाल सकता है, सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होती है राष्ट्रपति के पास। अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट है, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को देश या उसके किसी हिस्से में आसन्न संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, जिसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। ये शक्तियाँ हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 356। अब यहाँ पर देखिए, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को देश या किसी हिस्से में जब आसन्न संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। देखिए जब देश में कोई किसी प्रकार का संकट आएगा, है ना, तब वहाँ पर लीडर कौन होगा, देश का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब भी देश में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होगी या संकट आएगा, तब जो राष्ट्रपति है वह देश का प्रधान होगा, है ना, और उसके पास शक्ति होगी कि अब क्या निर्णय लेना चाहिए, ठीक है, जिसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। देखिए उसके पास शक्ति तो होती है, ठीक है ना, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, पर वह किसकी सलाह से करता है, देखिए उसको सलाह भी लेना पड़ेगा, किससे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, ठीक है, जहाँ पर मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री, है ना, मंत्रिमंडल, उनसे आपको सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है, राष्ट्रपति को, तभी वह यह कार्य कर सकता है, ठीक है, अपने मन से नहीं कर सकता, शक्तियाँ हैं पर उन्हें सलाह भी लेना आवश्यक है, ठीक है, मंत्रिमंडल से। ये शक्तियाँ हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकालीन व्यवस्था। देखिए यह वो कब कर सकता है, ठीक है, जब किसी प्रकार का युद्ध हो, मतलब बाहरी देश से किसी प्रकार का युद्ध हो, ठीक है, बाहरी आक्रमण हो, दूसरे देश द्वारा आक्रमण हो जाए हमारे देश में, ठीक है,
सशस्त्र विद्रोह मतलब क्या हो, विद्रोह हो जाए भारत में ही और अपने ही देश में कुछ लोग विद्रोह कर लें हथियार लेकर, है ना। तो इन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई हैं और वह किनकी सलाह से कार्य करेगा, तो मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। और ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था। देखिए अब जब राज्य में क्या होगा, राज्य में बहुत सारे राज्य हमारे भारत में, तो मान के चलिए कि राज्यों में हर राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया या किसी एक राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तब उससे जो आपातकालीन व्यवस्था उत्पन्न होगी उससे भी निपटने का कार्य किसे दिया गया, तो राष्ट्रपति को। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, ठीक है, और राष्ट्रपति ही निर्णय लेगा। यह किया गया अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है, वो जनता को संभाल नहीं पा रही है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा उस राज्य में और राष्ट्रपति ही निर्णय लेगा। अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। अब देखिए जो वित्तीय संकट होगा राज्यों में, है ना, तो वहाँ पर भी क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट का मतलब ये है कि राज्य सरकार के पास पैसे की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति है वह अपने हाथ में राज्य का कार्यभार लेगा और निर्णय लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। जो वीवी गिरी थे वो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक का मतलब होता है कि अगर किसी राष्ट्रपति के जगह पे काम करना, ठीक है। जैसे मानकर कोई राष्ट्रपति है और अचानक तो उसकी तबीयत खराब हो गई और वह कार्य करने में असमर्थ है, तब एक नया कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है उनके समय तक, ठीक है, या तो उनके ठीक होने तक, या अगर किसी के कार्यकाल में मतलब कोई राष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल में उनका निधन हो जाता है, तब जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उसमें राष्ट्रपति बनाने के लिए किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति को लाया जाता है। तो वही यहाँ पर देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो वो है वीवी गिरी जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले के सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, वो थे कौन थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ठीक है। और वो प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। अगला यहाँ पर देखिए इनके नाम से कॉलेज भी है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, ठीक है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो क्या थे, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम अल्पसंख्यक, ठीक है। मतलब अल्पसंख्यक मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, ऐसी जाति जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, तो वो अल्पसंख्यक है ना। अब अगला यहाँ पर देखिए के आर नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अब यहाँ पर देखिए जो के आर नारायणन है यह देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो दलित जाति के थे, और ये प्रथम राष्ट्रपति थे जो दलित थे। और अगला यहाँ पर देखिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन, और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन, तो प्रतिभा पाटिल। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। यहाँ पर देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वे कम से कम 2 कार्यकाल तक क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो दो कार्यकाल तक थे। मतलब देखिए एक कार्यकाल मतलब जब 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का, तो ये 2 कार्यकाल तक थे। मतलब एक कार्यकाल में 5 साल होते हैं, तो 2 कार्यकाल मतलब कुल 10 साल तक ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। कौन, राजेंद्र प्रसाद, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल तक थे, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला यहाँ पर देखते हैं नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। देखिए जो नीलम संजीव रेड्डी हैं वे निर्विरोध का मतलब है कि उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मतलब ठीक है, उनके विरोध में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो वे क्या हुआ, निर्विरोध जीत गए और राष्ट्रपति बन गए। तो वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जीते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। तो देखिए यहाँ पर वीवी गिरी जो थे वह ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में क्या हुआ, दूसरी बार गणना करानी पड़ी थी कि नहीं, मतों की।
तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन में दूसरी बार मतगणना करानी पड़ी थी, तो वीवी गिरी। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान पे रखिएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। सेम जैसे कि राष्ट्रपति में था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वैसे ही उपराष्ट्रपति में भी सेम वैसे ही होता है। ठीक है। और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक, सिंपल सा है। अगला यहाँ पर देखते हैं GS पाठक, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला, कृष्णकांत भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति न पाने वाले उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाम है यहाँ पर राष्ट्रपति लोगों का कि GS पाठक, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला, कृष्णकांत भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति न पाने वाले थे। मतलब उन्होंने कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, वे उपराष्ट्रपति के पद पर ही कार्य करते रहे। ठीक है। और जो डॉक्टर कृष्णकांत थे वो एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। अब देखिए यहाँ पर जब उनका कार्य समय चल रहा था उपराष्ट्रपति का, डॉक्टर कृष्णकांत का, तब उनके कार्यकाल के दौरान उनकी निधन हो गई। ठीक है। तब उनके जगह किसी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को लाया गया होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है अथवा उसे राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है। ठीक। तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन बन सकता है किंतु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है। मतलब आप स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे दिया किसी राष्ट्रपति को कि भाई मुझे पद छोड़ना है, ठीक है, मुझे उपराष्ट्रपति नहीं बने रहना है, तो वह ये कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से पद त्याग सकता है। ठीक है। पर कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, वो 5 वर्ष से पहले भी पद छोड़ सकता है अथवा उसे राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है या तो स्वेच्छा से वो अपना पद छोड़ सकता है या तो जो राज्यसभा के समस्त सदस्य हैं उनके बहुमत द्वारा भी प्रस्ताव पारित किया जाता है और फिर लोकसभा भी स्वीकार कर लेगा और फिर वो क्या हो गया, पद मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान पर रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है और बहुत ही घुमाकर क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं होता, तो उपराष्ट्रपति भी ऑप्शन में होगा, तो उपराष्ट्रपति ठीक करेंगे। ठीक है। या तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता, तो नहीं होता। ठीक है। और उसे मतदान का अधिकार भी नहीं होता। देखिए वह न तो राज्यसभा का सदस्य होता है और न ही उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार होता है। ठीक। किंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना तो वो राज्यसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार होता है, पर जब वोट बराबर हो जाते हैं ना, जब मत पड़ते हैं और जब मत बराबर हो जाए तब निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है, उपराष्ट्रपति को होता है। वहाँ पर वह निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है। यह अधिकार उसे मिला हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति तथा अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, देखिए जब राष्ट्रपति नहीं होता, ठीक है, या अस्थायी रूप से जब वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ, मतलब देखिए जब वह बीमार हो जाए, है ना, मान के चलिए कि राष्ट्रपति बीमार हो गया तो अपना कार्य करने में तो असमर्थ ही होगा, तब उसकी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसके स्थान पर कार्य करता है। हाँ, तो वही सिंपल सी चीज़ है फिर। ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होते हैं। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद
की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें एक प्रधानमंत्री और आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि एक मंत्रिपरिषद है, उसमें प्रधानमंत्री तो होंगे ही होंगे और साथ में आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री भी होते हैं। ठीक है, और 51वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या जो है वह लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? कह रहा है कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वह लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यह कौन सा संशोधन में बोल रहा है? तो 51वें संवैधानिक संशोधन 2003 में के लिए बोल रहा है और अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि परंतु छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। पर जो छोटे राज्य हैं उनके लिए कितनी संख्या निर्धारित की गई है? तो 12 निर्धारित की गई है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उनके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह क्या करता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ठीक है, विभिन्न मंत्रियों में क्या करता है? विभागों का बंटवारा करता है कि आप इस विभाग में काम करेंगे, आप उस विभाग में काम करेंगे। ठीक है, और उनके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता है। ये शक्तियाँ होती है प्रधानमंत्री के पास। तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के मंत्री सम्मिलित होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें तीनों श्रेणियों मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के मंत्री सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में क्या होता है? प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंतर क्या है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें देखिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री और उप मंत्री हैं। ठीक है, ये तीनों हैं। पर अपने मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, मतलब उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं है। ठीक है, ये ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर देखिए संसदीय प्रणाली में क्या होता है? जो राष्ट्रपति हैं वह नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता, मतलब देखिए जो वोटिंग से है ना, जो कई राज्यों से है ना वोट से जीत के आए हैं, ठीक है, नेता जो बने हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है कौन? राष्ट्रपति। उन्हें बनाना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री क्योंकि वो बहुमत दल के नेता हैं। ठीक है, तो देखिए जानते हो आप, जो भी पार्टी जीतती है ना, जो भी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वहीं से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है तो बस वही कहना चाह रहे हैं। अगला यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री को वही वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री को वही वेतन है ना, प्रधानमंत्री को क्या है? वही वेतन और वही भत्ते दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है, वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के भी संबंध स्थापित करते हैं। देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिपरिषद क्या होती है? प्रधानमंत्री के अंडर होती है। ठीक है, अंडर काम करती है, और राष्ट्रपति अलग होता है। ठीक है, तो क्या करता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो वार्तालाप होता है या संबंध होता है वो कौन स्थापित करता है? प्रधानमंत्री। पर प्रधानमंत्री के थ्रू ही दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, राज्य व्यवस्था पार्ट 2, और अगली वीडियो में हम पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, पॉलिटी का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ देखिए, किसी भी तरीके का डाउट होता है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।